Good morning, you all. I am Mrs. Venu from Department of Psychology. I am a Mahila College, Ara. For today, we will discuss about the speech disturbances. So let's start. Speech disturbances. Speech impairment. Speech impairment is also called a communication disorder. This is a stage in which a person faces difficulty in forming sound and not articulate words properly. देखिए, जो स्पीच इम्पेयरमेंट है या स्पीच डिस्टर्बेंस है, स्पीच डिस्टर्बेंसेस कब होंगी? जब हमारी बोलने की जो स्पीच है वो इम्पेयर हो जाएगी. सो स्पीच इम्पेयरमेंट को कम्युनिकेशन डिसऑर्डर भी कहा जाता है. इट मीन्स कि जब व्यक्ति की स्पीच प्रभावित होती है तो वो कम्युनिकेट भी नहीं कर पाता है, दूसरों के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, इसलिए इसको कम्युनिकेशन डिसऑर्डर भी कहा जाता है. ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कि व्यक्ति को साउंड फॉर्मिंग में डिफ़िकल्टी होती है. इसमें व्यक्ति जो है वो ठीक तरीके से शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाता है, उसको उच्चारण करने में प्रॉब्लम होती है. दिस इज़ कॉल्ड अ स्पीच इम्पेयरमेंट. सो जो स्पीच है वो किससे बनी है? शब्दों से बनी है, भाषा से बनी है. सो जो हमारा आपने पढ़ा था पहले कि जो हमारा लेफ़्ट साइड ऑफ हेमिस्फीयर होता है, हमारे ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर में से, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ़्ट हेमिस्फीयर में से जो लेफ़्ट हेमिस्फीयर होता है वो हमारे लैंग्वेज के लिए, भाषा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज वी लर्न in that our left hemisphere play an active role because जो लेफ़्ट हेमिस्फीयर है उसी में ब्रोका एरिया और वर्निक एरिया पाया जाता है. सो ब्रोका एरिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ब्रोका एरिया हमारे स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे बोलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. अगर हम कुछ भी बोल पा रहे हैं तो वो ब्रोका एरिया की वजह से हम कोहेरेंट स्पीच होती है, हमारी जो स्पीच होती है वो कोहेरेंट होती है, उसमें प्रॉपर पॉज होते हैं, उसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है. लेकिन अगर किसी व्यक्ति का ब्रोका एरिया डैमेज हो जाता है तो वो ना प्रॉपरली बोल नहीं पाता. जो वो बोलेगा बहुत इनकोहेरेंट बोलता है, विदाउट प्रॉपर पॉज बोलता है, और उसकी बोले हुए शब्दों को समझना भी मुश्किल होता है क्योंकि उसका उच्चारण जो होता है वो भी ठीक नहीं होता है. इसलिए जो स्पीच डिस्टर्बेंसेस है, स्पीच इम्पेयरमेंट है, उसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि ये जो लेफ़्ट हेमिस्फीयर से रेगुलेट होता है, तो अगर लेफ़्ट हेमिस्फीयर में कोई प्रॉब्लम आती है तो व्यक्ति में जो है स्पीच डिस्टर्बेंसेस डेवलप हो जाते हैं. जैसे कि हम बात कर रहे हैं ब्रोका एरिया के बारे में. तो ब्रोका एरिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल है स्पीच के लिए. कैसे? जो ब्रोका एरिया है, ब्रोका एरिया मोटर कॉर्टेक्स को, जो कि फ्रंटल लोब में लोकेटेड होता है, ब्रोका एरिया मोटर एरिया को क्या करता है? इन्फॉर्मेशन भेजता है, इन्फॉर्मेशन सेंड करता है, जिससे व्यक्ति को ठीक तरीके से स्पष्ट और क्लियर बोलने के लिए मुंह, जीभ और गले की मसल्स में मूवमेंट होता है. और जब इनमें मूवमेंट होता है तो व्यक्ति जो है वो ठीक तरीके से उच्चारण कर पाता है, ठीक तरीके से बोल पाता है. तो ये जो ब्रोका एरिया होता है वो बेसिकली किस लिए होता है? वो स्पीच के लिए होता है. और यदि ब्रोका एरिया डैमेज हो जाता है तो व्यक्ति की जो स्पीच होती है वो इम्पेयर्ड हो जाती है. स्पीच जो है वो उसमें इम्पेयरमेंट डेवलप हो जाता है. सो ये हुआ ब्रोका एरिया का रोल. तो ब्रोका एरिया के बाद आता है वर्निक एरिया. वर्निक एरिया जो है वो लैंग्वेज को हम कंप्रीहेंड कर पाते हैं. वर्निक एरिया के कारण ही हम लैंग्वेज को समझ पाते हैं, कंप्रीहेंशन उसकी हम कर पाते हैं. सो जो लैंग्वेज है, जो स्पीच है, उसमें वर्निक एरिया का भी रोल है, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को कंप्रीहेंड नहीं कर पा रहे हैं तब तक आप उसको बोल कर बता भी नहीं सकते. तो इसलिए जो वर्निक एरिया है, दिस इज़ ऑल्सो an important part of the left hemisphere which is responsible for speech disturbances. Now come to the cerebellum. Cerebellum, it coordinate voluntary muscle movement like opening and closing mouth, moving arms and legs and maintaining balance. It's also control language processing.
सेरिबेलम का वैसे प्राइमरी रोल ये है कि ये हमारे जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है, हमारे मसल मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है। जैसे कि हम मुंह खोल रहे हैं या मुंह बंद कर रहे हैं, तो ये मुंह खोलना और बंद करना ये हमारा एक मसल मूवमेंट है और एक वॉलेंट्री मूवमेंट है। हमारा मन करेगा, हम चाहेंगे तो हम बोलेंगे, हम नहीं चाहेंगे तो हम नहीं बोलेंगे। ये ऑटोमेटिक नहीं होता है। जैसे ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स तो ये होता है, जैसे आई ब्लिंकिंग है, हम चाहें ना चाहें वो ब्लिंक होगी। हमारी हार्ट बीट है, हम चाहें ना चाहें लेकिन वो बीट करता ही रहेगा। हमारी बॉडी में जो ये ब्लड फ्लो हो रहा है, हम चाहें या ना चाहें लेकिन वो ब्लड फ्लो होता ही रहेगा। तो ये सभी क्या है, ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है। लेकिन कुछ रिस्पॉन्स, कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जो कि वॉलेंट्री होते हैं, जिनको हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं। कुछ हमारे वॉलेंट्री मसल मूवमेंट होते हैं, जैसे हमारा मुंह खोलना हुआ, मुंह बंद करना हुआ, हाथ को ऊपर उठाना, पैर को नीचे करना, पैर को उठाना, पैर घुमाना, हाथ घुमाना। तो इन सारे मूवमेंट को और जो हमारी बॉडी में बैलेंसिंग होती है उसको कंट्रोल करता है सेरेबेलम। लेकिन इसी के साथ साथ वो हमारी लैंग्वेज प्रोसेसिंग को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारे जो माउथ का जो शेप होती है वो भी चेंज होती है ना। जब हम बोलते हैं कुछ तो हमारा मुंह का खोलना बंद करना, कितना खुलेगा कितना बंद होगा, ये सब भी से भी हमारी जो स्पीच है वो प्रभावित होती है कि कितनी क्लैरिटी होगी हमारी वॉइस में, बातों में, शब्दों में। सो ये हुआ स्पीच डिस्टर्बेंसेस। कि स्पीच डिस्टर्बेंस किसे कहा जाता है? बेसिकली स्पीच डिस्टर्बेंस उसे ही कहेंगे जो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि स्पीच डिस्टर्बेंस का मतलब होता है कि व्यक्ति में दूसरों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, वो साउंड फॉर्मेशन में उसको डिफ़िकल्टी आती है और वो शब्दों का उच्चारण ठीक तरीके से नहीं कर पाता है, वो शब्दों के उच्चारण करने में उसे प्रॉब्लम होती है। So it's all about speech disturbances. In our next lecture we will discuss about the type of speech disorder कि speech disorder के क्या क्या कितने प्रकार होते हैं। So thank you.